नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी की 6 क्लास का फर्स्ट वीडियो, जो कि हिस्ट्री का है। तो हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, आप किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जिसे आप उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं वो देखते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों या शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। इन सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी कि जानवरों का शिकार भी करते थे। तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्तर पहाड़ियों का मैप में पता लगाओ। यहाँ पे मैप के लिए बोल रहा हूँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। यानी कि जो सुलेमान और किर्तर की पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पे 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने मिलकर गेहूं और जौ की फसल उगाना प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यानी कि उत्तर पूर्व में जो गारो और मध्य भारतांचल की पहाड़ियाँ हैं ना, उनमें पहले कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जहाँ सबसे पहले चावल का अनाज उपजाया गया ना, वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। यानी कि मानचित्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों को देखो। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि जो समुद्रवर्ती किनारे है ना, तटवर्ती किनारे या नदियों के किनारे, नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। अब देखते हैं गंगा और इसकी सहायक सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यानी कि प्राचीन काल में गंगा के आसपास का क्षेत्र मगध जनपद के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। यानी कि जो प्राचीन मगध के शासक थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक
एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, यानी कि लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से की यात्रा की थी। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यानी कि आप ही को पता है कि रेगिस्तान होगा तो यात्रा कितनी कठिनाई होगी, पहाड़ होंगे, नदियाँ होंगी, तो यात्रा में कठिनाई तो होगी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, यानी कि कठिन तो थी लेकिन असंभव नहीं थी, फिर भी वो लोग यात्रा करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे राज्यों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। अब देखते हैं आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब देखते हैं आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि आज के ज़माने में लोग यात्राएं क्यों करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र हमारे जो भारत है ना, इसकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। आप जैसे मैप देखोगे तो दक्षिण में समुद्र है और पश्चिम में रेगिस्तान है और उत्तर में पहाड़ियाँ हैं, तो ये मिलकर हमारे भारत का निर्माण करते हैं, हमारे भारत का सीमाओं का निर्धारण करती है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। लोगों को पहले पहले के काल में हम देखते तो हमारे भारत की सीमा काफ़ी फैली हुई थी। लोगों को इन सीमाओं को पार करना लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी कठिन था, लेकिन फिर भी लोग पार कर जाते थे। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। मैंने जैसा कि आपको बताया था अभी कि जो लोग चाहते थे, जो लोग प्रयास करते थे, वो इन सीमाओं को भी पार कर जाते थे, कठिन पर्वतों पर चढ़ जाते थे और गहरे गहरे समुद्रों को पार कर जाते थे। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहते थे। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी कि इंडिया शब्द किससे मिलकर बना है? इंडस से, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। और ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि भारत का नाम किस नदी के नाम पर पड़ा है? इंडिया किस नदी के नाम पर पड़ा है? तो वह सिंधु नदी के नाम पर इंडिया पड़ा है। इसे छोड़ते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। यानी कि लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। जो उत्तर पश्चिम की ओर से लोग आते थे वह सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस कहते थे, और इस नदी के जो पूर्व में भाग था ना भूमि, उसे इंडिया कहा जाता है। यानी कि सिंधु नदी की जो पूर्व में भूमि है उसे इंडिया कहा जाता है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। यानी कि जो इंडिया के उत्तर पश्चिम में, सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम में रहते हैं ना, उन्हें भरत नाम से जाना जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी कि जो संस्कृत की प्रारंभिक कृति है ना, उसमें भी मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी कि बाद में भरत का नाम एक देश के रूप में होने लगा, जो बाद में भरत से नाम बदलकर भारत हो गया। अब देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने।
तो पहले देखते हैं, यहाँ से देखते हैं इसे। ताड़पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि ये देख सकते हो आप, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी है पांडुलिपि, तो इसे कहते हैं पांडुलिपि। ये जो ताड़ के पत्ते होते थे ना, उन्हें काट कर बनाई जाती थी और उन पर लिख दिया जाता था कुछ भी जो जानकारी होती थी। अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। यानी कि इतने वर्ष हो गए इन पांडुलिपियों को लिखे हुए, तो जाहिर सी बात है कुछ कीड़े इनको खा जाएंगे और कुछ नष्ट हो जाएगी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। जो ये पांडुलिपियां हैं ना, ये प्राचीन मंदिरों और विहारों में मिलती है, जो बौद्ध विहार होते हैं ना, उनमें मिलती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। जो इन पांडुलिपियों में राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, और तत्कालिक दैनिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है, आदि के बारे में, इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन से लोग करते थे, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम जनता करती थी। जो प्रजा होती थी ना, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस प्रकार उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यानी कि कई प्रकार के जो लेख उत्कीर्ण करवाए गए हैं ना, उनमें राजा महाराजाओं अपनी वंशावली और अपनी जो विजय है ना, जो एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था और युद्ध जीत जाता था, तो उनकी स्मृति में जो वो लिखवाता था ना लेख, उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब आप देख सकते हो, यह एक अभिलेख है। तो यह अभिलेख अशोक मौर्य का है। तो यह लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यानी कि जो वर्तमान में अफगानिस्तान देश है ना, उसके कंधार जिले से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया है। यानी कि अभी मैंने जो बताया था कि यह जो अभिलेख है ना, वो मौर्य सम्राट अशोक के नाम पर लिखा गया है, उसके आदेश पर लिखा गया है। इस शासक के विषय में आप अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम कुछ भी लिखते हैं ना, तो लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं।
आपको समझ में आ गया होगा भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम लिपियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी के स्थान पर जब हम कुछ बोलते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यानी कि जो यह अभिलेख है ना, ये अरामेइक नामक दो भाषा लिपियों और भाषाओं में है। ओके, यूनानी और अरामेइक नामक दो लिपियों और भाषाओं में है। बाहें एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस प्रकार के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का। इस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, इसको आप देखते ही अंदाज लगा सकते हो कि कैसे भिन्न है। ओके, यह एक पात्र और ये सिक्के हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने की क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कि जो प्राचीन लेख लिखवाते थे और जो अतीत में प्राचीन काल में जो वस्तुएं बनी थी उनका जो अध्ययन करता है ना, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविद, आपको पता है, जो प्राचीन सामग्रियों होती है ना, उनका अध्ययन करते हैं और खुदाई करके उन्हें निकालते हैं और उन पर एक तरीके से स्टडी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। इनमें से यानी कि कुछ जो वस्तुएं हैं ना, वो पक्की मिट्टी की है और कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी कि अब आपको बताते हैं कि इतिहासकार किसे कहते हैं। जो हमारे प्राचीन जो अतीत था ना, उसका जो अध्ययन करते हैं ना, उसे इतिहासकार कहते हैं। पुरातत्वविद को आपने देख ही लिया। पुरातत्वविद उसे कहते हैं जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और उन्हें छानबीन कर उन्हें निकालते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। लेकिन हमारे जो प्राचीन अतीत का अध्ययन करते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जो कोई भी प्राचीन काल का स्रोत प्राप्त होता है ना, तो उसके प्राप्त होते ही जो हमारा प्राचीन अतीत है ना, उसके बारे में पढ़ना और भी रोचक बन जाता है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। क्या आपने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग अर्थ थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था।
सही है। राजाओं और रानियों का जीवन जो कर्षक और शिल्पकार थे उनसे काफ़ी भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उसी उस समय भी देश के अलग अलग भागों में लोग अलग 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 व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी जो अभी होता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में काफ़ी अंतर होता है ना, वह प्राचीन अतीत में भी प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यानी कि जो उस समय जो अपने राजा महाराजा होते थे ना, वो अपनी जो विजय होती थी ना युद्ध में, उसका लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तभी तो हम उनके बारे में जान पाते हैं कि कौन सा युद्ध किसने लड़ा था और कौन से युद्ध में किसको जीत मिली थी। ये वो जो शासक अपनी विजय के बारे में लेखा जोखा रखते थे ना, उसी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जाहिर सी बात है, जो कृषक है और आम आदमी है वो अपनी जो निजी दैनिक जीवन की जो कार्यविधि है उसका लेखा जोखा नहीं रखते थे, जैसा कि आज भी नहीं रखते। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब देखते हैं हम दोस्तों तिथियों का अर्थ। यदि कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो आप शायद ही उस दिन की तिथि, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि जो ईस्वी सन की गणना है ना, ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। यानी ईसा मसीह का जब से जन्म हुआ ना, तब से ईस्वी सन लगाते हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से हैं। यानी कि 2000 जो ईस्वी कहते हैं ना हम, तो ईसा मसीह का जन्म के 2000 बाद की बात है। यानी 2000 पहले ईसा मसीह का जन्म हो चुका है इससे। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व। इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में ईस्वी लिखा देखते हो। यह एनो डोमिनी यानी कि एडी की फुल फॉर्म है। एडी जो लिखा होता है ना, ईस्वी सन को इंग्लिश में बोलते हैं एडी, जिसकी फुल फॉर्म है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। यानी कि विश्व के बहुत से देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग होता रहता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का उपयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले है। प्रश्न 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए आप किस अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे, ये हमारे काम का नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं, इसे बेसिक जानकारी को भी देख ही लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप सबको क्लियर दिख रहा होगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे।
सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपियों को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, यानी कि मिस्र की बात चल रही है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यानी कि यूनानी और मिस्री लिपि के दो प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, यानी कि जो कुछ विद्वान यूनानी पढ़ना जानते थे उन्होंने बताया है कि यहाँ राजा और रानियों का नाम छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल में रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चिन्ह बने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं, यानी कि एल अक्षर के लिए तो शेर का चित्र बना हुआ है और ए अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बना है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेख को भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले के प्राचीन काल में ये अक्षर चलते थे, जहाँ पे एल शेर के लिए है, ए चिड़िया के लिए है, ऐसे जानवरों की चिन्ह, और बाकी को तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन सी जानवर है, लेकिन ऐसे होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? हम ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज चैप्टर कल आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपको एनसीईआरटी का पूरा कोर्स 6 से लेकर 12 तक ऐसे ही करा सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।